हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका आपके YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड ईयर में, बाकी प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाने वाले सबसे कंपलसरी सब्जेक्ट इनकम टैक्स की पूरी एक सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको इस YouTube चैनल पर एक तरफ से इनकम टैक्स के सारे रूल्स और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे, 1 बाय 1 मिलेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है कि आपको आपकी पूरी पढ़ाई, वो क्लासरूम पढ़ाई या ऑफलाइन पढ़ाई जो आप चाहते हैं, उससे बेहतर पढ़ाई हम आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर देंगे, आपकी शर्तों पर उपलब्ध कराएंगे। इसी दावे के साथ हमने बीकॉम के हर एक सब्जेक्ट की शुरुआत की है। आप हमसे जुड़िए, हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। और अगर आपको ये क्लास अटेंड, पहले पूरी क्लास अटेंड करिएगा, आपको ये लगे कि हाँ ये वो व्यक्ति है जो हमें बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल पर हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़े से निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करेंगे जो कि निर्धारित होगा। आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, PDF होगा, डाउट सेशन रखा जाएगा और एग्जाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए इनकम टैक्स के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसके हम सारे रूल्स पढ़ा चुके हैं, अब हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आ चुके हैं। तो आपके लिए कुछ चुनिंदा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, हम एक तरफ से लेके आ रहे हैं। हम इलस्ट्रेशन 19 तक लगा चुके हैं, इलस्ट्रेशन 20 हमने आपको लगाने के लिए कहा था, आज इलस्ट्रेशन 21। मैंने ये भी कहा था कि हम इलस्ट्रेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये आसार बनते हैं कि एग्जाम में इलस्ट्रेशन पूछा जाएगा। हालांकि हमने सारे रूल क्लियर कर दिए हैं, कोई क्वेश्चन आए चाहे जहाँ से, लेकिन मैंने ये भी प्रोडिक्शन किया हुआ है कि मैक्सिमम कॉलेजों में यही बुक चलती है डॉक्टर HC मेहरोत्रा की। ये सबसे बेस्ट बुक है इनकम टैक्स के लिए ऑल ओवर इंडिया। तो अगर HC मेहरोत्रा की बुक से क्वेश्चन आने हैं, ऐसे आसार हैं, तो इलस्ट्रेशन आते रहे हैं, ये पीछे इतिहास गवाह रहा है। तो इसलिए हमने इलस्ट्रेशन लगाना बेहतर समझा। बाकी आप क्वेश्चन लगाइए, जहाँ नहीं आएगा हम बताएंगे। तो चलिए इलस्ट्रेशन 21। मिस्टर X एक फैक्ट्री में, मतलब प्राइवेट कर्मचारी, जिसका मालिक एक व्यक्ति है, 20,000 रुपये मासिक वेतन पर सेवारत है, मंथली सैलरी 20,000, फुल्ली टैक्सेबल। गत वर्ष में वेतन के अतिरिक्त उसे 2 माह के वेतन के बराबर बोनस मिला, टैक्सेबल। सैलरी निकालने का सीधा एक फंडा है, जितना टैक्सेबल हो जोड़ दीजिए, जितना एग्जम्प्ट हो छोड़ दीजिए। फैक्ट्री ने करदाता को एक मकान 1,400 रुपये मासिक किराए पर लेकर दिया हुआ है, रेंट फ्री हाउस। करदाता का एक पुत्र USA में पढ़ रहा है और उसके खर्च नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं, जो हिसाबी वर्ष के लिए 14,000 रुपये हुए। बेटा USA में पढ़ रहा है, तो जब बेटा USA में पढ़ रहा है तो उसके पीछे मालिक द्वारा जो पढ़ाई पर खर्च किया जाएगा उसकी करमुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भारत में शिक्षा सुविधा करमुक्त होती है। अगर सामान्य कर्मचारी हो तो पूरा करमुक्त होती है, विशिष्ट कर्मचारी हो तो 1,000 रुपये प्रतिमाह तक करमुक्त होती है। लेकिन यहाँ वो भारत के बाहर शिक्षा सुविधा है तो करमुक्त नहीं होगी, और वैसे भी 1,000 रुपये प्रतिमाह से ज़्यादा है, इसलिए तो करमुक्ति नहीं बनेगी। अभी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा।
उसे नियोक्ता ने एक छोटी कार दे रखी है जो अंशतः निजी प्रयोग में और अंशतः कार्यालय के प्रयोग में है। कार के संपूर्ण वे फैक्ट्री चुकाती है। 800 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसकी वेतन से कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। देखिएगा पूरा क्वेश्चन मिला, सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से मिलेंगी। वो एक लाइन आ गई ना, शिक्षा सुविधा, वही आपको घुमाने के लिए काफ़ी होगा। तो सैलरी में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए हम शीर्षक बनाते हैं। सबसे पहले हमें वेतन से आय निकालना है। एक एक तरफ से हम चलते हैं। Illustration 21. Computation of taxable income from salary. Computation of taxable income from salary for the assessment year 2020-2021। ठीक है, चलिए हम एक तरफ से निकालते हैं। हमने आपसे कहा कि सैलरी निकालने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि एक तरफ से आप जितनी भी चीजें टैक्सेबल हैं जोड़ते चलिए, जो एग्जेम्प्ट हैं आप उन्हें छोड़ते चलिएगा। पूरे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं हुआ करेगी। सैलरी वास्तव में कुछ नहीं होता, केवल सारे वर्किंग नोट होते हैं। हम सब वर्किंग नोट मिला देंगे, सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ एक एक तरफ से हम टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ते चलेंगे। तो कोई मिस्टर यक्ष है, एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसका मालिक एक व्यक्ति है कोई, मतलब ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट कर्मचारी हैं। उन्हें 20,000 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। मंथली सैलरी जो है बेसिक सैलरी बोलते हैं। बेसिक सैलरी 20,000 रुपये हर महीने, तो 12 महीने के लिए मिल गया 2,40,000 टैक्सेबल। आगे फिर कह रहे हैं गत वर्ष में वेतन के अतिरिक्त उसे 2 माह के वेतन के बराबर बोनस मिला। बोनस भी टैक्सेबल होता है। बोनस 2 माह के वेतन के बराबर, तो 1 महीने का वेतन 20,000, तो 2 महीने का वेतन 40,000 बोनस मिल गया। फिर आगे कह रहे हैं फैक्ट्री ने करदाता को एक मकान दिया। ये बाद में निकालते हैं। नीचे देखिए कुछ उसके लिए लिखा है, उसे 800 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता मिला। जबकि पहले हम भत्ते क्लियर करते हैं। उसे 800 रुपये मासिक मनोरंजन भत्ता मिल रहा है। मनोरंजन भत्ते की कहानी बड़ी साफ है। साफ ये है, पहले इसे पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 800 रुपये प्रति माह मिल रहा है, 12 महीने में 9,600। पहले पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ देते हैं। बाद में कर्मचारी अगर सरकारी कर्मचारी हुआ तो मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है, और अगर सरकारी कर्मचारी नहीं हुआ तो कोई छूट नहीं है, फिर तो कर योग्य तो हुआ ही है। ठीक है, तो मनोरंजन भत्ते का नियम क्या है, ये मैंने बार बार कल की ही क्लास में कई बार डिफाइन किया था कि दूसरी संस्था के कर्मचारियों के साथ मीटिंग आदि के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर आवभगत पर खर्च करने के लिए दिया जाता है, इसीलिए इसको आदर सत्कार भत्ता भी कहते हैं, या एंटरटेनमेंट अलाउंस। चाहे एम्प्लॉय खर्च करे ना करे, कम करे ज्यादा करे, डजंट मैटर। सबसे पहले पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ देंगे। बाद में कर्मचारी अगर सरकारी कर्मचारी हुआ, इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तब उसे छूट मिल जाती है। तो यहां ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, मतलब छूट नहीं मिलेगी, पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ दिए हैं। अब हम निकालते हैं परक्विजिट्स, सुविधाएं दी गई हैं। ये तीनों चीजें समझ में आ गई। बेसिक सैलरी टैक्सेबल, बोनस टैक्सेबल, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल, जो कि ये कैश में थे। अब आगे कह रहे हैं फैक्ट्री ने उन्हें एक मकान दिया हुआ है। रेंट फ्री हाउस हम सबसे बाद में निकालते हैं, चाहे तो अभी भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में निकालना बेहतर है। करदाता का एक पुत्र यूएसए में पढ़ रहा है,
पहले ये देखिए ये सामान्य कर्मचारी हैं कि विशिष्ट। एक वर्किंग नोट आया, सामान्य कर्मचारी या विशिष्ट कर्मचारी। तो विशिष्ट कर्मचारी के लिए 3 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी? पहली कि वह नियोक्ता कंपनी में संचालक के पद पर हो। यहां डायरेक्टर नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि वो काम करता है, तो ये संचालक तो नहीं है। दूसरा, नियोक्ता कंपनी के 20% या उससे अधिक समता अंश खरीदे हो। तो नियोक्ता कंपनी के इसने 20% या उससे अधिक क्षमता अंश भी नहीं खरीदे हैं, तो ये दोनों बातें तो नहीं है। तीसरा, उसकी समस्त मौद्रिक प्राप्तियों का योग, ऑल मॉनेटरी रिसीव्ड इन ए प्रीवियस ईयर, 50,000 रुपए से अधिक हो। क्या उसकी समस्त मौद्रिक प्राप्तियां 50,000 रुपए से अधिक हैं जो पैसे में मिली हो? ये 50,000 से ज्यादा हो चुका है, 2,89,600 हो चुका है। कन्फर्म 50,000 से ज्यादा है, तो ये विशिष्ट कर्मचारी है, क्योंकि गत वर्ष में इसकी समस्त मौद्रिक प्राप्तियां 50,000 से अधिक है। अब अगर ये विशिष्ट कर्मचारी है तो शिक्षा सुविधा इसके लिए कर योग्य बनेगी। शिक्षा सुविधा इसके लिए कर योग्य बनेगी। कंफर्म। परकेजेट्स एजुकेशन फैसिलिटी जो इसके पुत्र के पढ़ने के लिए दी गई है, एजुकेशन फैसिलिटीज इन यूएसए, और 14,000 रुपए की दी गई है। अब यही नियम है, अगर मालिक द्वारा कर्मचारी के बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षा सुविधा दी जाती है, सामान्य कर्मचारी को दी जाती है तो कर मुक्त, विशिष्ट कर्मचारी को दी जाती है तो 1,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा तक कर मुक्त, मतलब सालाना 12,000, और उससे अधिक दिया जाएगा तो पूरा कर योग्य, फिर 1,000 की कर मुक्ति नहीं मिलती। यहां तो ये 12,000 से ज्यादा है, आप उस नजरिए से भी टैक्सेबल कह सकते हैं। लेकिन शिक्षा सुविधा भारत में दी जानी चाहिए, तब कर मुक्ति मिलेगी। ये शिक्षा सुविधा यूएसए में है, इसलिए सामान्य कर्मचारी होते तो भी कर मुक्ति ना मिलती, टैक्सेबल ही होता। कंफर्म। आगे बढ़ जाते हैं। उसे नियोक्ता ने एक छोटी कार दे रखी है, विशिष्ट कर्मचारी हैं इसलिए कार टैक्सेबल होगी। कंफर्म। तो नियोक्ता ने इन्हें कार दे रखी है, कार फैसिलिटी, तो कार के लिए नियम पढ़े हो, कार के लिए नियम। अब वर्किंग नोट में हम आ जाते हैं भाई, एक एक वर्किंग नोट हमें निकालना पड़ेगा। कार फैसिलिटी वर्किंग नोट, ठीक है। कार, तो कार में सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। नियोक्ता ने इन्हें एक छोटी कार दे रखी है जो अंशतः निजी प्रयोग में है और अंशतः कार्यालय के प्रयोग में है, और कार के संपूर्ण व्यय फैक्ट्री चुकाती है। पार्टली यूज है, जिसे आप मिक्स यूज भी कहते हो, और पूरे खर्चे फैक्ट्री देती है। तो कार निकालते समय नियोक्ता की कार है, कार नियोक्ता की है, यहां नियोक्ता ने कार दे रखा है, तो कार नियोक्ता की है। एक पार्ट हो गया भाई। कार की सुविधा आप 2 पार्ट में पढ़े थे, जब कार नियोक्ता की हो, जब कार कर्मचारी की हो। यहां कहा गया है कार नियोक्ता की है, तो जब कार नियोक्ता की है 3 टुकड़ों में टूट जाता है। केवल कार्यालय के कामों में प्रयोग आ रही है, केवल निजी कामों में प्रयोग आ रही है, या मिक्स यूज है, पार्टली। कार अंशतः प्रयोग में है, पार्टली यूज है, अंशतः प्रयोग में है, अंशतः प्रयोग में है। जब कार पार्टली यूज में है तो पार्टली यूज में आप तुरंत 2 बातें देखते हैं, जब पूरे खर्च नियोक्ता उठाता हो, जब निजी खर्च कर्मचारी स्वयं उठाता हो। संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है, संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है। जब संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है तो तुरंत 2 बातें टूट जाती हैं, छोटी कार या बड़ी कार। तो यहां छोटी कार लिखा है, छोटी कार के लिए 1,800 रुपए प्रति माह। ड्राइवर नहीं है, ठीक है। जब ड्राइवर नहीं है तो केवल कितने रुपए हो गए? 21,600। अगर ड्राइवर होता तो उसके लिए भी 900 अलग से, ठीक।
पूरी बातें समझ में आई? आप स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ेंगे तभी डन होगा। सबसे पहले कार नियोक्ता की है, ठीक है, हम चाहते तो यहां भी लिख सकते थे, डायरेक्ट लिखते छोटी कार, लेकिन आप रूल के हिसाब से चलिए। कार नियोक्ता की है, कार आंशिक प्रयोग में है, पार्टली यूज, कार के संपूर्ण व्यय नियोक्ता वहन करता है, छोटी कार है तो 1800 रुपये 1 महीने का, 12 महीने के लिए दी गई है इसलिए 21,600 रुपये। कन्फर्म। अब कार की सुविधा के बाद फिर आगे क्या दिया गया है, उन्हें और तो कुछ मिला नहीं है, केवल और केवल रेंट फ्री हाउस मिला है। तो आइए हम रेंट फ्री हाउस वैल्यूएट करते हैं। फिर से एक वर्किंग नोट, फिर से एक वर्किंग नोट। रेंट फ्री हाउस के लिए देखिए क्या लिखा है, फैक्ट्री ने करदाता को एक मकान 1400 रुपये मासिक किराए पर लेकर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस के लिए दो बातें, सबसे पहला कर्मचारी कैसा है, सरकारी कर्मचारी या अन्य गैर सरकारी कर्मचारी। तिनका मालिक एक व्यक्ति है, मतलब ये गैर सरकारी कर्मचारी है, अन्य कर्मचारी। अब अगर ये अन्य कर्मचारी है तो दो नियम कौन कौन से, मकान नियोक्ता का है कि नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया है। यहां साफ तौर पर कहा है नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया हुआ है। नियोक्ता ने मकान किराए पर लेकर दिया है, किराए पर लेकर दिया है। अगर नियोक्ता ने मकान किराए पर लेकर दिया है, पूरी बात समझिएगा। सबसे पहले तो ये अन्य कर्मचारी हुए, अब अगर ये अन्य कर्मचारी हुए अदर एम्प्लॉय, फिर यहां आगे कहा गया है नियोक्ता ने मकान किराए पर लेकर दिया है। तो जब नियोक्ता ने मकान किराए पर लेकर दिया है तो वहीं पर फिर कितनी बातें आ जाती हैं, दो, असुसज्जित मकान या सुसज्जित। यहां मकान के बारे में कुछ नहीं कहा है तो वो असुसज्जित मकान होगा, अनफर्निश्ड हाउस, असुसज्जित मकान। तो यहां रूल है 15% ऑफ द सैलरी, 15% ऑफ द सैलरी और 15% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर, मालिक द्वारा चुकाया गया किराया। भाई नियम तो याद करने पड़ेंगे। रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर व्हिच एवर इज लेस। कैसा नियम, रेंट फ्री हाउस दो पार्ट में बढ़ जाता है, सरकारी कर्मचारी या अन्य कर्मचारी, ये अन्य कर्मचारी है, दो पार्ट में बढ़ जाता है। जब मकान नियोक्ता का हो, जब मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया हो। यहाँ मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया है, दो पार्ट में बढ़ जाता है, असुसज्जित मकान, सुसज्जित मकान। यहाँ कुछ नहीं कहा, मतलब असुसज्जित मकान। तो वेतन का 15% अथवा नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया, दोनों में जो कम होगा वही वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस होगा, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। तो सबसे पहले इनके लिए वेतन निकालिए, क्या होगा इनके लिए वेतन, क्या होगा। तो इनके लिए वेतन में मूल वेतन जोड़ा जाएगा। नियम क्या है, मूल वेतन महंगाई भत्ता उतना जितना सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो, अन्य समस्त करयोग्य भत्ते, बोनस और कमीशन, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं जोड़ी जाती, कोई भी करमुक्त भत्ते नहीं जोड़े जाते, प्रोविडेंट फंड में अंशदान नहीं जोड़ा जाता और बकाया और अग्रिम वेतन नहीं जोड़ा जाता। तो चलिए वेतन, मूल वेतन 2,40,000 जोड़ा जाएगा, बोनस 40,000 जोड़ा जाएगा और 9,600 इंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल है इसलिए ये भी जुड़ेगा। तो 2,89,600 वेतन आया। जब वेतन आया 2,89,600, 2,89,600 का 15%, 2,89,600 का 15%, ठीक 43,440। और किराया दिया है मालिक ने 1,400 रुपये प्रतिमाह गुणे 12। मालिक के द्वारा दिया गया किराया है 16,800। दोनों में कम कौन है, 43,440 या 16,800? तो दोनों में कम है 16,800। यही 16,800 रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। कंफर्म। अब अगर इतना निकल के आ चुका, हम जोड़ देंगे, और कोई फैसिलिटी दी नहीं है, जोड़ देंगे, यही हो जाएगा ग्रॉस सैलरी।
और जैसे ही हमें ग्रॉस सैलरी मिल गया हम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 धारा 16 की छूट के लिए आगे आएंगे। धारा 16 की छूट सबसे पहले तो इसे जोड़ लेते हैं भाई। 2,89,600 आ ही गया था यहाँ तक। 14,000 और 16,800 3,42,000 3,42,000 ठीक। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 धारा 16 के अंतर्गत छूट। तो धारा 16 के अंतर्गत पहली छूट तो है मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां हमेशा मिलेगी। कितने की? पहले 40,000 तक थी, लेकिन इस कर निर्धारण वर्ष के लिए कितना कही गई है? 50,000। दूसरी छूट होगी मनोरंजन भत्ता। अगर ये सरकारी कर्मचारी हो तो, ये सरकारी कर्मचारी है नहीं, इसलिए मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं मिलेगी। तीसरी छूट होगी नियोजन कर। नियोजन कर इन्होंने दिया नहीं है, तो मतलब इनके लिए केवल कितनी छूट है? 1। तो 3,42,000 में से 50,000 घट गया, मतलब कितना बचेगा? 2,92,000। ठीक है। टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो चुका है। हम अगले और बेहतरीन क्वेश्चन पर चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। कभी भी सैलरी के क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप अपने आप को एकदम कंसंट्रेट बनाइए। एक एक वर्किंग नोट क्लियर करते चलिए। जब आप सारे वर्किंग नोट हिट कर चुके होंगे तो अंत में आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, और आपसे कहीं कोई गलती नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात, एग्जाम में मान लीजिए थोड़ा बहुत एरर होता है तो आपको स्टेप पे मार्क मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है। तो इसलिए वहां से भी आप निश्चिंत रहिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। चलिए, दिया है यक्स एक कंपनी में भोपाल जनसंख्या 25 लाख से अधिक में सेवारत है। वह 40,000 रुपये मासिक वेतन तथा वेतन का 20% महंगाई भत्ता पा रहा है। उसे नगर क्षतिपूरक भत्ता 4,000 रुपये, बढ़िया क्वेश्चन भत्तों का है। चिकित्सा भत्ता 6,000 रुपये, या मंथली नहीं कहा है तो ये सब एनुअली है। बोनस 16,000 रुपये, कमीशन 4,000 रुपये भी मिल रहा है। आगे बढ़ गए। उसे नियोक्ता के स्वामित्व वाला एक किराए से मुक्त असुसज्जित मकान भी मिला हुआ है, जिसका उचित किराया मूल्य 60,000 रुपये वार्षिक है। उसे मुफ्त एक फर्राश एक रसोइया मिला हुआ है, जिनका वेतन क्रमशः 300 तथा 700 रुपये मासिक है। एक माली भी मिला हुआ है, जिसका वेतन 250 रुपये मासिक है। उसी निजी प्रयोग के लिए बिजली भी मुफ्त मिली हुई है, और जिसके लिए नियोक्ता ने गत वर्ष में बिजली कंपनी को 6,000 रुपये का भुगतान किया। उसकी कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य वेतन की आय की गणना कीजिए। चलिए, इतना दिया हुआ है। बहुत खूब, बेहतरीन प्रश्न है, हम लगाते हैं। हमने आपसे पहले ही बताया, जितनी चीज़ें टैक्सेबल होंगी हम एक तरफ से जोड़ते हुए चलेंगे, जो एग्जेम्प्ट होंगी छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं। यक्स एक कंपनी में भोपाल में, पहली बात तो कंपनी में है, प्राइवेट कर्मचारी हैं, भोपाल में सेवारत है, जहां की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। वह 40,000 रुपये मासिक वेतन, बेसिक सैलरी, 40,000 रुपये मासिक वेतन, तो 12 महीने में 4,80,000 इन्हें मिला है। ठीक है। आगे, तथा वेतन का 20% महंगाई भत्ता। ध्यान देना, महंगाई भत्ता पूरा पूरा टैक्सेबल होता है, चाहे सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो या ना हो। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, कहा है वेतन का 20%, तो 4,80,000 का 20% 96,000। कुछ नियम क्लियर करना चाहूँगा।
जब कभी महंगाई बढ़े तो महंगाई बढ़ने पर मालिक द्वारा कर्मचारी को नकद सहायता दी जाती है, उसे डियरनेस अलाउंस कहते हैं। लेकिन डियरनेस अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है, चाहे एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो। लेकिन 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 जब कुछ अन्य सुविधाएं निकालते हैं, जैसे एचआरए, रेंट फ्री हाउस, प्रोविडेंट फंड, तो वहाँ जब मीनिंग ऑफ सैलरी लिखते हैं तो रेंट फ्री हाउस तभी लिखा जाता है, वो डियरनेस अलाउंस वहाँ तभी ऐड होगा जब सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो। यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि वो सेवा की शर्तों के अंतर्गत है। ठीक है, तो मतलब महंगाई भत्ता टैक्सेबल तो है लेकिन एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। बात समझ में आ गई ना कि महंगाई भत्ता टैक्सेबल तो है इसलिए सैलरी में जुड़ गया, लेकिन रेंट फ्री हाउस के लिए नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं है। उसे नगर क्षतिपूरक भत्ता, सीसीए, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, ठीक, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, बेटे मिनट जी, कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 4,000 रुपये। ये मंथली नहीं कहा है, एनुअली कहा है। मेडिकल अलाउंस नियम, मेडिकल अलाउंस का नियम, मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है, मैं बता चुका हूँ। मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्ट होती है, मेडिकल अलाउंस एग्जम्प्ट नहीं होता। मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है चाहे आप दवा के पीछे खर्च करो या ना करो। जब कभी मालिक अपने कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए कुछ नकद सहायता देता है उसे मेडिकल अलाउंस कहते हैं, और मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है। ठीक, तो कितने रुपए दिया है? 6,000 रुपये। मतलब ये फंसाने के लिए दिया जाएगा, लोग सोचते हैं एग्जाम्प्ट है, पूरा टैक्सेबल। बोनस 16,000 रुपये, बोनस 16,000 रुपये, बोनस भी टैक्सेबल होता है। ठीक है, बोनस 16,000 रुपये। आगे बोनस के बाद तथा कमीशन 4,000 रुपये मिल रहा है, कमीशन भी टैक्सेबल होता है। यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कमीशन 4,000 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं उसे नियोक्ता के स्वामित्व, अब फैसिलिटी शुरू हो गई, उसे नियोक्ता के स्वामित्व वाला एक किराए से मुक्त असुसज्जित मकान भी मिला हुआ है। चलिए हम फैसिलिटीज लिख देते हैं यहाँ, परकेजेट्स, परकेजेट्स, परकेजेट्स। ठीक, तो जब परकेजेट्स हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या मिला है? रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री हाउस। चलिए यही निकाल देते हैं, हर बार क्वेश्चन हमने बाद में निकाला, इस बार बीच में निकाल देते हैं। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? पहले तो मूल वेतन मिला, टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस मिला, टैक्सेबल, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, बोनस, कमीशन, ऑल टैक्सेबल। लेकिन अब हमें निकालना है रेंट फ्री हाउस। देखिएगा क्या लिखा है, उसे नियोक्ता का स्वामित्व वाला एक किराए से मुक्त असुसज्जित मकान मिला हुआ है जिसका उचित किराया 60,000 रुपये वार्षिक है। मालिक ने इनका खुद का मकान दिया हुआ है। तो चलिए रेंट फ्री हाउस, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट किसका? रेंट फ्री हाउस का। रेंट फ्री हाउस निकालने के लिए सबसे पहले देखना होता है वो कर्मचारी कैसा है, सरकारी कर्मचारी या अन्य। तो ये अन्य कर्मचारी आ रहा है, अदर एम्प्लॉय। तुरंत ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। अदर एम्प्लॉय जैसे मिला तुरंत ये दो टुकड़ों में टूट जाता है। मकान नियोक्ता का है कि किराए पर लेकर दिया है? मकान नियोक्ता का है। एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ हाउस, मकान नियोक्ता का है। जैसे ही आपको ये मिला कि मकान नियोक्ता का है, तुरंत ये 3 टुकड़ों में टूट जाता है। कौन कौन से? शहर की जनसंख्या 10 लाख से कम है, शहर की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा 25 लाख से कम है, और शहर की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ भोपाल लिखा है। मैंने आपको कहा था जब शहरों के नाम दिए हों तो भारत की मैक्सिमम सिटीज़ सब की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ इंडिकेट भी किया हुआ है शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है।
तो जब शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है, ध्यान देके चलिएगा, शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। तो जब शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है तो फिर दो पार्ट में टूट जाएगा, असुसज्जित मकान या सुसज्जित। यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है असुसज्जित मकान दिया हुआ है, अनफर्निश्ड हाउस। इतनी बातें क्लियर हो गई। जब भी हमें रेंट फ्री हाउस निकालना हो सबसे पहले हम देखते हैं कर्मचारी कैसा है, सरकारी या अन्य, तो ये अन्य कर्मचारी हैं। फिर तुरंत दो भाग देखते हैं कि मकान नियोक्ता का है कि किराए पर लेकर दिया है, यहाँ मकान नियोक्ता का है। फिर तुरंत हम 3 पार्ट देखते हैं, शहर की जनसंख्या क्या है, 10 लाख से कम, 10 लाख से ज़्यादा, 25 लाख से कम या 25 लाख से ज़्यादा। यहाँ शहर की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है। फिर तुरंत 2 भाग में देखते हैं, मकान अनफर्निश्ड है या फर्निश्ड, तो यहाँ मकान अनफर्निश्ड है लिखा हुआ। जब सिर्फ मकान हो तो उसे असुसज्जित मकान कहते हैं, और जब मकान के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी उसमें लगी हुई हों तो उसे सुसज्जित मकान कहते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, ये सब। तो अनफर्निश्ड हाउस के लिए रूल होता है 15% ऑफ द सैलरी। तो सबसे पहले में निकालना होगा सैलरी क्या होगी, मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। तो यहाँ मीनिंग ऑफ सैलरी में मूल वेतन आएगा। मूल वेतन कितना है, 4,80,000। महंगाई भत्ता तब आता है जब वह सेवा की शर्तों के अंतर्गत हो। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अंतर्गत है, इसलिए महंगाई भत्ता नहीं आएगा। सिटी कंपनसेटरी और सभी टैक्सेबल अलाउंसेज आते हैं, जितने भी कर योग्य भत्ते होंगे वो आएंगे 4,000। मेडिकल अलाउंस 6,000, बोनस भी आता है 16,000 और 4,000 कमीशन भी आएगा। ठीक है, केवल महंगाई भत्ता नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं है। तो 4,80,000, 6,4 10,000 वो हो गया, 16,4 20,000 वो हो गया, 5,10,000 रुपये। कंफर्म, 5,10,000 रुपये सैलरी, उसी सैलरी का 15%, 5,10,000, 5,10,000 का 15%। तो चलिए 5,10,000 का 15% 76,500, 76,500 ही हो जाएगा रेंट फ्री हाउस, 76,500। कहीं कोई दिक्कत? आगे उचित किराया दिया हुआ है 60,000। वो जो उचित किराया दिया है वो ये दिखा रहा है कि अगर ये मकान नियोक्ता ने कर्मचारी को ना दिया होता, किसी दूसरे व्यक्ति को दिया होता, तो उससे मालिक 60,000 रुपये कमा सकता था। हमें उचित किराए से कोई मतलब नहीं है। उसे मुफ्त एक फर्राश। अब देखिए पहले, क्या ये सामान्य कर्मचारी हैं कि विशिष्ट? नियोक्ता कंपनी में संचालक नहीं है, नियोक्ता कंपनी के 20% या उससे अधिक समतांश नहीं खरीदे हैं, लेकिन इनकी समस्त मौद्रिक प्राप्तियों का योग जो रुपए पैसे में है, समस्त मौद्रिक प्राप्तियों का योग 50,000 रुपये से अधिक है, इसलिए ये विशिष्ट कर्मचारी हैं। अब अगर ये विशिष्ट कर्मचारी हैं तो ये जो सुविधाएं मिल रही हैं, फर्राश, रसोईया, माली, ये सब क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। उसे मुफ्त में एक फर्राश, स्वीपर जिसे बोलते हैं, स्वीपर, तथा एक रसोईया मिला हुआ है, कुक, जिनके लिए 300 रुपये स्वीपर के लिए मंथली, तो 12 महीने में 3,600, 700 रुपये कुक के लिए मंथली, तो 12 महीने में 8,400। आगे भी कहा तथा एक माली भी मिला हुआ है, गार्डनर, माली के लिए 250 रुपये प्रतिमाह, गुणे 12, 3,000 रुपये माली के लिए हो गया। आगे उसे निजी प्रयोग के लिए बिजली भी मुफ्त मिली हुई है, जिसके लिए नियोक्ता ने 6,000 रुपये भुगतान किया है। फिर वही बात, विशिष्ट कर्मचारी हैं तो गैस, बिजली, पानी भी इनके लिए क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये सामान्य कर्मचारी होते तो ये सब कर मुक्त होता, लेकिन ये विशिष्ट कर्मचारी हैं इसलिए ये सारे क्या हो गए? टैक्सेबल। और इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, तो जोड़ देंगे ग्रॉस सैलरी। इतना जोड़ लेने के बाद आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। चलिए भाई जोड़ लगा लेते हैं।
4,80,000, 96,000, 6 4 10, 16 4 20, 30,000, 76,500, 3,600, 8,400, 9,000, 7,03,500। ठीक है, 7,03,500 लेस डिडक्शन, छूट घटाएंगे, और डिडक्शन धारा 16 में दी जाएगी। डिडक्शन है कितनी? 3। पहली मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा दी जाएगी। इस कर निर्धारण वर्ष के लिए 50,000 रुपये दी जाएगी। मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है अगर वो सरकारी कर्मचारी हो तो, है नहीं। नियोजन कर की छूट मिलती है अगर कर्मचारी ने नियोजन कर चुकाया हो तो, चुकाया नहीं, कोई छूट और नहीं बचेगी, केवल यही एक बचेगी 50,000 की। 50,000 ये घट गए तो बचा 6,53,500, 6,53,500। इसे ही कहा जाएगा टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, तो सैलरी ऐसे ही सॉल्व होती है। ठीक है, और ये आप किसी से पूछिएगा तो वो ये कहेंगे कि सैलरी कठिन है, सबसे कठिन है। कहाँ कठिन है? आसान तो है, रूल क्लियर करते रहिए बस, डन, एक एक हिट होता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले और विशेष भत्तों के संबंध में एक क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। आपके लिए वो बेहतर क्वेश्चन लगेगा। हम अगर 3 क्वेश्चन लगाएं, आप 5 लगाइए, 8 होते हैं दिन भर में, तभी हम कुंदन बन के निकलेंगे। जितना प्रयास आपका होगा वही आपको बेहतर बनाएगा। ठीक है, आप आराम नहीं कर सकते। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन 23। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत अच्छे। हम इसलिए कह देते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इनकम टैक्स का नोट्स आपके लिए वरदान सिद्ध होगा आगे जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे तब, क्योंकि आप इतनी चीज़ें पढ़ चुके होंगे कि दोहराने का आपके पास वक्त नहीं होगा, तब उस समय आपके लिए नोट से ही वरदान होगा। ठीक है, चलिए 23 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सिर्फ भत्तों के बारे में आपको फंसाना चाहा तो ये 23 दे दिया जाएगा और आप उलझे पड़े रहोगे। चलिए देखते हैं। निम्न सूचना से श्री अशोक, जो सिक्किम में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है, एक नियम। मैंने आपको बताया था जहाँ कहीं ट्रांसपोर्ट आदि का जिक्र हो, रेलवे, हवाई जहाज़, बस, ट्रक, जहाँ कहीं ऐसा लगे कि चाहे वो माल ले जाने का काम करते हैं या यात्री, ट्रांसपोर्ट का जिक्र आए तो वो परिवहन संस्था में कार्यरत कर्मचारी है और उन्हें विशेष भत्ता मिल सकता है जो ड्यूटी पर कार्यरत व्ययों के लिए मिलेगा। तो परिवहन संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को जब विशेष भत्ता मिलेगा तो उसके लिए एक नियम है। ऐसे प्राप्त भत्ते का 70% अथवा 10,000 रुपये प्रतिमाह, दोनों में जो कम हो वही उतना कर मुक्त होता है। ठीक है, इसी में आप फंस सकते हैं और बाकी नहीं फंस सकते। तो नाम से ही नियम बन जाते हैं कि निम्न सूचना से श्री अशोक, जो सिक्किम में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर, तुरंत ये मिल गया, परिवहन संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता आगे मिलेगा, कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। वेतन 20,000 रुपये प्रतिमाह टैक्सेबल, महंगाई भत्ता 1,500 रुपये प्रतिमाह टैक्सेबल, लेकिन सेवा की शर्तों के अंतर्गत नहीं लिखा है। 1 माह के वेतन के बराबर बोनस टैक्सेबल, दूरस्थ बस्ती भत्ता, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, ये पढ़ा चुका हूँ, पीछे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मिला था। तो रिमोट एरियाज़ में जो दूरस्थ बस्ती भत्ता होता है वो 1,300 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त होता है। कितना? 1,300 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त होता है। ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों के लिए भत्ता मिल गया। ऐसे प्राप्त भत्ते का 70% अथवा 10,000 रुपये प्रतिमाह, दोनों में जो कम हो। ठीक है, तो ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ता।
ड्यूटी, ये ड्राइवर हैं, ड्राइवर की ड्यूटी कहाँ, ठीक, परिवहन संस्थाओं में ड्यूटी है। तो परिवहन संस्थाओं में कार्य करने के लिए इनको विशेष भत्ता दिया गया है, तो उस पर ये नियम लगेगा। मैंने भी कहा ना, जब परिवहन संस्थाओं का जिक्र हो जाए तो इनके ड्यूटी पर या दैनिक व्ययों के लिए जो विशेष भत्ता दिया जाएगा उस पर ये नियम लगेगा। आगे, बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता 195 रुपये प्रतिमाह, लेकिन 3 बच्चों का है 65 रुपये। बढ़िया है, बेहतर है, फंसाने का प्रयास किया गया। श्री अशोक का एक पुत्र हॉस्टल में शिक्षा के लिए रहता और नियोक्ता उसके हॉस्टल व्यय की पूर्ति के लिए 400 रुपये प्रतिमाह देता है और 450 रुपये प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता मिलता है। बढ़िया क्वेश्चन, कई नियम इसमें एक साथ आ रहे हैं, जितनी लाइन उतने नियम, 8 लाइन है मतलब 8 नियम। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले श्री अशोक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में हैं, उन्हें वेतन मिला है 20,000 रुपये प्रतिमाह, पर क्रेडिट्स कोई नहीं है। बेसिक सैलरी 20,000 रुपये प्रतिमाह, 12 महीने में 2,40,000। ठीक। आगे, महंगाई भत्ता पूरा टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता पूरा टैक्सेबल 1500, कितना मिला हुआ है, 1500 रुपये प्रतिमाह, तो 12 महीने का हो गया 18,000। ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। 1 माह के वेतन के बराबर बोनस 1 माह के वेतन के बराबर बोनस 20,000। आगे बढ़ लिए। फिर कहा है दूरस्थ बस्ती भत्ता, रिमोट लोकेलिटी, ये पूरे टैक्सेबल हो रहे हैं। मूल वेतन टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस पूरा टैक्सेबल, बोनस पूरा टैक्सेबल, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, ठीक है, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, ठीक है। मिला कितना है, 1500 रुपये प्रतिमाह, 12 महीने में कितना हो जाएगा, 18,000। लेकिन लेस एग्जेम्प्ट, कर मुक्ति कितनी मिलेगी, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस 1300 रुपये प्रतिमाह कर मुक्त होता है। मैंने भी बताया दूरस्थ बस्ती भत्ता 1300 रुपये प्रतिमाह कर मुक्त होता है, मतलब कर मुक्त हो गया 15,600, तो टैक्सेबल हो जाएगा 2,400। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे, ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता 3,000 रुपये प्रतिमाह। तो ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता, तो ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता, व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता पर्सनल एक्सपेंसेज अलाउंस, पर्सनल एक्सपेंसेज अलाउंस, ड्यूटी पर व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता। मिला कितना है, 3,000 रुपये प्रतिमाह, तो 3,000 रुपये प्रतिमाह मतलब 12 महीने में मिला है 36,000। अब इधर इनकी करमुक्ति निकालते हैं। वर्किंग नोट, परिवहन संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता, परिवहन संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता, परिवहन संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता। तो अगर परिवहन संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता मिले, कैसे, यहाँ लिखा है ना, श्री अशोक सिक्किम में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर के पद पर है, तो परिवहन संस्था में है और इनको इनके व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ता दिया जा रहा है। तो ये परिवहन संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता। तो नियम है, ऐसे प्राप्त भत्ते का 70%, ऐसे प्राप्त भत्ते का 70%, ठीक है, अथवा 10,000 रुपये प्रतिमाह, 10,000 रुपये प्रतिमाह। तो यहाँ ऐसा प्राप्त भत्ता कितना है, 3,000 रुपये प्रतिमाह, तो साल भर में इनको भत्ता कितना मिला, 36,000। तो उसी 36,000 का 70%, 36,000 का 70%, 36,000 का 70%, 25,200।
अथवा 10,000 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 1,20,000। दोनों में जो कम हो वो उतना एग्जेम्प्ट होगा। तो एग्जेम्प्ट कितना होगा, दोनों में कम कौन है, 25,200। नियम क्लियर हुआ। ऐसे प्राप्त भत्ते का 70% अथवा 10,000 रुपये प्रति माह, दोनों में जो कम हो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ लेस एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्पशन हम वहाँ निकाल चुके हैं 25,200। तो जब 25,200 एग्जेम्प्ट हो गया तो बचा 10,800 टैक्सेबल। बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता मिला है एजुकेशन अलाउंस, 195 रुपये भत्ता है, लेकिन 3 बच्चों का है, एक बच्चे का 65 रुपये। तो आपने पढ़ा है 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा तो कर मुक्त होता है। तो आप इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से निकाल सकते हो इस टॉपिक को। पहले 2 बच्चों का तो कर मुक्त है, छोड़ दो, तीसरे बच्चे का टैक्सेबल है, वो निकाल लो, और चाहो तो आप टोटल से निकालो। टोटल कैसे निकला है, 195 रुपये प्रति माह मिला हुआ है, 3 बच्चों का है, तो आप इसे तोड़ सकते हो। 65 गुणे 3 गुणे 12 मिला हुआ है, तो कितना मिला हुआ है, 65 गुणे 3 गुणे 12, 2,340 रुपये आपको मिला हुआ शिक्षा भत्ता। लेकिन शिक्षा भत्ता कर मुक्त कितना होता है, 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे तक कर मुक्त होता है। फिर से जान लीजिए, जब कभी कर्मचारी के बच्चों को पढ़ने के लिए अगर नकद पैसे दिए जाएं तो उसे शिक्षा भत्ता कहते हैं, और ये 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा तक कर मुक्त होता है। 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा तक कर मुक्त होता है। तो 65 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा मिला हुआ है, तो 100 रुपये तक कर मुक्त होता है, तो 2 बच्चों के लिए कर मुक्त हो जाएगा 65 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, और देखता हम कितने बच्चों के लिए कर मुक्त हो जाएगा, 2। तो 65 रुपये 2 बच्चों के लिए 12 महीने का कर मुक्त हो जाएगा, मतलब कितने रुपए, 1,560। तो 2,340 से घटा देंगे, कितने बचेंगे, 780 रुपये टैक्सेबल। मतलब 2 बच्चे का कर मुक्त, तीसरे बच्चे का कर योग्य। कहीं कोई दिक्कत? फिर से सुन लीजिए, 65 गुणे 3 गुणे 12 मिला हुआ है, 65 गुणे 2 गुणे 12 एग्जेम्प्ट होगा। आगे एजुकेशन अलाउंस के बाद उन्हें श्री अशोक का एक पुत्र हॉस्टल में शिक्षा के लिए रहता है, और हॉस्टल व्यय की पूर्ति के लिए मालिक 400 रुपये प्रति माह देता है। हॉस्टल अलाउंस 400 रुपये प्रति माह मिलता है, 400 गुणे 12 4,800 मिलता है, 400 गुणे 12 4,800 मिलता है। लेकिन एग्जेम्प्ट कितना होगा, लेस एग्जेम्प्ट, कर मुक्त कितना होगा, 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा कर मुक्त होता है हॉस्टल अलाउंस, तो बचा 1,200 रुपये टैक्सेबल। कहीं कोई दिक्कत? 4,800 रुपये मिला है, जिसमें से 300 रुपये प्रति माह कर मुक्त है, तो बचा 1,200। इतना क्लियर हुआ? फिर से जान लीजिए, हॉस्टल अलाउंस 400 रुपये प्रति माह मिला है, मतलब 4,800, 300 रुपये प्रति माह कर मुक्त है, मतलब 3,600, बच गए कितने, 1,200। आगे, और 450 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता मिलता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए नियम, सबसे पहले पूरा कर योग्य मानकर वेतन में जोड़ देते हैं, बाद में अगर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हुआ तो छूट मिलती है। तो 450 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने में हो गया 5,400। तो सबसे पहले पूरा टैक्सेबल मानकर वेतन में जोड़ देते हैं, बाद में सरकारी कर्मचारी हुआ तो छूट मिलेगी, और ये सरकारी कर्मचारी नहीं है तो छूट तो नहीं मिलेगी। लेकिन चलिए देख लेते हैं, पूरा जोड़ के कितना आया, 2,40,000, 18,000, 20,000, 2,400, 10,800, 780, 1,200, 5,400, 2,98,580, 2,98,580। ये आ गया ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, अब अगर ग्रॉस सैलरी आ चुकी है लेस डिडक्शन, कटौती, अंडर सेक्शन 16 धारा 16 के अंतर्गत छूट मिलेगी। छूट में पहली तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती 50,000, ठीक है, 50,000 तक की छूट मिलती है।
2020-21 के लिए। दूसरी है मनोरंजन भत्ता, अगर सरकारी कर्मचारी हो तो, ये सरकारी कर्मचारी नहीं है इसलिए मनोरंजन भत्ते की छूट नहीं है। और तीसरी है नियोजन कर, इन्होंने नियोजन कर भी नहीं चुकाया है इसलिए उसकी भी छूट नहीं मिलेगी। तो 2,48,580, मतलब छूट में केवल एक आया स्टैंडर्ड। आगे टैक्सेबल सैलरी। तो आगे कुछ एक प्रश्न है जो आप लगाने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप अगर हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। और आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे नियमित क्लास पाएंगे। आपको PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ये सब कुछ आपके लिए होगा। आपकी परीक्षा की विशेष तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि हम आपको विशेष से विशेष तैयारी दें तो आप न्यूनतम शुल्क का भुगतान करना सुनिश्चित करिए। आपकी पढ़ाई को शानदार बनाना हम सुनिश्चित करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।